चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों चैप्टर 2 हमारा हो गया खत्म। अब इसके टोटल हैं 12 न्यूमेरिकल, और ये 12 के 12 न्यूमेरिकल तकरीबन आपकी सारी की सारी थ्योरी कवर अप करते हैं। कैसे कवर अप करते हैं? इसमें वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स भी हैं, और फिर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। और लास्ट पे जैसे कल हमने लेक्चर पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल मौजूद है। तो पहला न्यूमेरिकल बुक पे भी आप साथ साथ जरा टैली करते जाएं। पहला न्यूमेरिकल है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आर 4√3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। जब बात रिस्पेक्टिवली लिखी हो तो इसका मतलब होता है जिस चीज का जिक्र पहले है उसकी वैल्यू पहले है, जिसका जिक्र बाद में है उसकी वैल्यू भी बाद में। तो लिखा हुआ है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 4√3, a डॉट b इज इक्वल टू 4, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ना सिर्फ ये कि न्यूमेरिकल आसान है, बल्कि इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और साथ फैक्ट्स भी बताता चलूं। हमें क्रॉस प्रोडक्ट बताया है, डॉट प्रोडक्ट बताया है, हमें इनके दरमियान एंगल निकालना है। तो आपने करना क्या है? सोल्यूशन में आपने लिखना है कि a क्रॉस b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा के, और आपने लिखना है कि a डॉट b बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक है, फिर आपने दोनों को आपस में कर देना है डिवाइड। डिवाइड करने से ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सबको होता है ना ये टेन थीटा। अब दूसरी तरफ ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस। ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस की वैल्यू क्या है? ये लिख दिया 4√3। नीचे कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट। उसकी वैल्यू क्या है? 4 से 4। आपके पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? √3। अब यहां पर आप कैलकुलेटर पे पहले टेन √3 फाइंड करेंगे, और थीटा फाइंड करने के लिए करेंगे टेन इनवर्स ऑफ √3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर आएगा 60 डिग्री। उसकी वजह कुछ वजूहात हैं। टेन 30 डिग्री पे 1/√3 वैल्यू होती, टेन 45 डिग्री पे बच्चों 1 वैल्यू होती है, और टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3 के। तो अगर आपको ये भी वैल्यूज याद हो तो ये 30 डिग्री, एक 45 डिग्री और 60 डिग्री के वैल्यूज आप किसी भी और तरह के न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर सुन तो रहे हो, साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तरीकेकार समझ आ गया? क्रॉस और डॉट सिंपल प्रोडक्ट लिख के आपस में डिवाइड करके कौन सा थीटा निकाल लिया? टेन थीटा निकाल लिया, और उसके बाद एंगल कितना निकला? 60 डिग्री। समझ आ गया सबको? अभी आप लोग इसको खुद लिखने की बजाय सिर्फ ज्यादा समझने पर ध्यान दें। एंड पे इसका एक इमेज भी आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा, प्लस आपके पास की बुक्स भी हैं, उसमें भी सेम इसी तरह ये चीजें कवर अप हो जाएंगी। यहां पे जब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक होगी बात? अब आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल नंबर 2.2। बड़ा मजे का न्यूमेरिकल है। एक हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। जब वो जमीन से 156.8, वेरीफाई करना जरा, वैल्यू 156.8 है, इस बुलंदी पर है जमीन से, फर्ज कर लो ये जमीन है, तो वो जब जमीन से इस बुलंदी पर है, वो कहता है वो यहां हेलीकॉप्टर में से एक स्टोन, एक पत्थर ड्रॉप करता है। इस पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार है, वो वक्त फाइंड करना है। अब बच्चों इस न्यूमेरिकल में सारे का सारा क्रेडिट जाता है आपकी डायरेक्शन सेंस को। जो डायरेक्शन ऊपर को है वो पॉजिटिव रखी जाएगी, जो चीजें नीचे की तरफ डायरेक्टेड है उनका साइन नेगेटिव होगा। और सोल्यूशन के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। ध्यान पूरा रखना, पत्थर नीचे को आ रहा है कि ऊपर को जा रहा है? तो -156.8 का फासला उसने तय करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी किस तरफ है? अपवर्ड, तो 19.6 अपवर्ड विद मल्टीप्लाई विद t। ग्रेविटी ऊपर है कि नीचे? तो -1/2 GT²। अब आप यहां पर चाहें तो g की वैल्यू 9.8 लिख के भी साथ लिख सकते हैं t²। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -156.8 19.6 t -4.9 t²। अब सारी इक्वेशन को एक तरफ कर लो, ये माइनस इधर आएगा 4.9 t² माइनस 19.6 t माइनस 156.8 इज इक्वल टू 0।
ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कोई कोफिशिएंट नहीं है। इसे कहते हैं मैथमेटिकली कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। अब आपको बताया जाएगा तो पता चलेगा ये पूरी इक्वेशन 4.9 का मल्टीपल है। कैसे? 4.9 अगर आप इसमें से कॉमन ले लेते हो तो पीछे बचेगा टी स्क्वायर, यहां पे बचेगा -4t, यहां पे बचेगा 32 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर पे 156.8 को जरा डिवाइड करो 4.9 पे, 32 आंसर आ रहा है। अब देखो 4.9 उधर जाके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। पीछे आपके पास इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी टी स्क्वायर -4t -32 इज इक्वल टू 0। अब आप किसके बनाने हैं? फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन थोड़ी बहुत याद होगी मैट्रिक में। तो टी स्क्वायर माइनस की बजाय आप कर दें +4t -8t -32 इज इक्वल टू 8 4 32 भी हो गया, और जमा 4 में -8 करेंगे तो -4 भी आ गया। यहां से t कॉमन लें तो t +4, यहां से -8 कॉमन लें तो t +4 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर t -8 सेकेंड्स है, एक फैक्टर t +4 सेकेंड्स है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं t -8 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास टाइम 8 सेकेंड आता है। अगर हम t +4 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास टाइम -4 सेकेंड आता है। क्या वक्त कभी नेगेटिव हो सकता है? वक्त का जवाब हमेशा क्या होता है? तो बुक पे देखें आपके पास टाइम कितना निकला हुआ है, 8 सेकेंड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस इसमें जरूरी है। फैक्टर्स वैसे ही रट्टा लगा लो, यहाँ पे 4.9 में क्या आ जाना है? कॉमन, पीछे बचेगा टी स्क्वायर -4t -32। ये लाइन अगर याद कर लो तो फैक्टर इसके 4 और 8 से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल? समझ आ गया? 2 न्यूमेरिकल्स हो गए। थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल कहता है कि अगर दो वेक्टर्स का सम, दो वेक्टर्स का बराबर है उनके डिफरेंस के, तो बताएं दोनों में एंगल कितना है? बताएं दोनों में एंगल कितना? मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए, वेक्टर्स पढ़ाते हुए रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर का एक फॉर्मूला लिखवाया था। अगर दो वेक्टर्स प्लस हो रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये इनका रिजल्टेंट होता है। दो वेक्टर्स ऐड हो तो उसका रिजल्टेंट इक्वेशन होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जब वो माइनस हो तो इक्वेशन होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है? अब देखो a इधर a में से आके माइनस हो जाएगा तो a कैंसिल हो गया, b इधर b में से माइनस हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये माइनस है और ये, तो बेहतर ये है कि ये माइनस वाला इधर ले आए। तो ये भी 2ab cos थीटा है, ये भी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। 4ab दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया तो बाकी क्या बचा? cos थीटा इक्वल्स टू, अब थीटा बचा तो cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स 0। कैलकुलेटर पे cos इनवर्स 0 डिग्री करके देखो, एग्जैक्ट आंसर आपका निकल आएगा। आंसर है 90 डिग्री। ट्राई कर लें एक दफा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0 करें, शाबाश। cos इनवर्स 0 90 आ रहा है। तो वैसे भी तो आप लोग पढ़ते ही हो कि cos 90 0 होता है। cos 90 अगर 0 है तो cos इनवर्स 0 90 के बराबर है। तीसरा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। सम ऑफ टू वेक्टर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डिफरेंस में यही फॉर्मूला बट विद -2ab cos थीटा के साथ। यहां तक निकला है। अब जो फोर्थ न्यूमेरिकल है, इट इज क्वाइट ट्रिकी एमसीक्यू, और इसमें आपको सही पता लगेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगती कैसे। ध्यान इधर रखना पूरा। चौथा न्यूमेरिकल है कि फर्ज करो एक बॉडी है, मेरे ख्याल में आप फर्ज कर लेंगे एक बॉम्ब है, इनिशियली रेस्ट पे पड़ा हुआ है। बॉम्ब का अपना जो मास है वो m है, बॉम्ब शेल का अपना मास m है। लेकिन वो कहता है कि बॉम्ब जब फटता है, इसके फ्रेगमेंट जब फैलते हैं तो इसका एक टुकड़ा निकल जाता है x डायरेक्शन में, एक टुकड़ा निकल जाता है y डायरेक्शन में। अब मजे की बात है उसने x और y का नाम नहीं लिया हुआ, लेकिन उसने ये कहा है कि दोनों टुकड़े परपेंडिकुलर टू ईच अदर निकलते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक अगर x को गया है तो दूसरा y को। जो हिस्सा x में गया है, मान लो वो आपके पास मास 1 है, जो हिस्सा y में गया है वो m2 है। बॉडी का अपना मास कैपिटल M है।
वो कहता है तीसरा हिस्सा जो है, जो तीसरा फ्रेगमेंट है M3, वो कितना मास रखता है और कितनी स्पीड से निकला है। यही डाटा पहले आपने लिखना कैसे, मास ऑफ बॉडी m, m1 उसने मास बताया हुआ है कि जो पहले हिस्से का, पहले टुकड़े का मास है वो m/4 है, दूसरे हिस्से का मास भी m/4 है, तीसरे का मास बताया नहीं है लेकिन निकाला जा सकता है टोटल मास में से। बाकी दोनों हिस्सों का मास क्या कर दें, माइनस कर दें, तो तीसरे हिस्से का मास हमें मिल गया m/2। यहां तक बात क्लियर। अब नीचे जो आपने रॉकेट साइंस लगानी, ध्यान पूरा बोर्ड पे, v1 और v2 मैंने वेक्टर की शक्ल में लिखे हुए हैं, इसलिए कि उसने कहा ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए किया कि मैंने मान लिया कि 3 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में, तो इसके साथ i यूनिट वेक्टर आएगा, और v2 अगर y एक्सिस में तो इसके साथ j यूनिट वेक्टर आएगा, और v3 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अब बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, तो आपने कहना है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो बच्चों जरा डबल चाहिए क्योंकि यहां से अब असल काम शुरू होना। तो शुरू में तो ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था, जो बॉडी थी वो शुरू में क्या थी, तो इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। अब इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होना चाहिए, और इन तीनों का सम भी क्या रहे, 0। अब गौर से देखना सब बच्चे, P1 यानी M1 V1, P2 का मतलब M2 V2, P3 का मतलब M3 V3। तो पहले चलो इस तरह लिख लेते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। इधर क्लियर। अब स्लो स्टडी चलते रहो। M1 कितना है, m/4, और V1 कितना है, 3i। ये यूनिट वेक्टर साथ लाजमी लिखना है, इससे आपको एंड पे आसानी मिलेगी। प्लस M2 कितना है, m/4 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4j से। M3 का तो पता है ये m/2 है, लेकिन V3 अभी तक नामालूम है और इसने अभी आखिर तक नामालूम ही चलना है। इक्वेशन समझ आ गई। इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या चल रही है, 0 चल रही है। अब यहां पर आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 3/4mi, इसको लिख सकते हो mj, क्योंकि 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसको आप अभी m/2 इंटू V3 ही लेकर चलते रहो। ये जो दोनों चीजें हैं ना, इनको इक्वेशन में दूसरी तरफ ले आओ, -3/4mi माइनस mj इज इक्वल टू m/2 इंटू V3। ठीक है बच्चों। अच्छा एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा, इन दोनों में से m कॉमन आ जाए और इस वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन से m की कहानी खत्म हो जाएगी। उससे अगली बात, ये जो 2 है, इस 2 ने दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई भी हो जाए, 2 3 से मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा -6/4i माइनस 2j इज इक्वल टू V3। लो कहानी V3 के करीब पहुंच गई ना। अब ये 6/4 को आप 3/2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 3 6, चलो मैं इसको 3/2 लिख रहा हूं, और इसको अगर ऐसे लिख लें 1.5i माइनस 2j इज इक्वल टू V3, तो V3 की वेक्टर वाली शक्ल तक तो हम पहुंच गए। अब बच्चों V3 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्या फाइंड कर देता हूं। V3 का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब है एक ही मसला, कौन सा मसला, मसला पिथागोरस। तो यहाँ पे लो x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे लो 2 का स्क्वायर, और सॉल्व करो और बुक पे भी वेरीफाई कर लो, एग्जैक्ट 2.5 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा थर्ड पार्टिकल का। ठीक है, और ये थर्ड पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले तो आंसर वेरीफाई करना ना जरा, शाबाश। 2.5 तो आंसर वेरीफाई हो गया। थोड़ा स्लो स्टडी इस न्यूमेरिकल को लेकर चलना कि ये पहले 4 न्यूमेरिकल में सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल यही है, बाकी कोई इतने मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे बार बार ये इक्वेशंस पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टाइम आपने ऐसी चीज कोई देखी, ऐसी बला देखी हो। तो मासेस अलग कर लिए, वेलोसिटीज अलग कर ली, अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल 0 है तो बाकी सबका सम भी 0 होना चाहिए। पांचवें से लेके तकरीबन जो आपके पास 9वें न्यूमेरिकल तक है ना, ये बड़े आसान आसान और छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, और इसको आप एक दफा सुन लें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इनमें करना क्या है। 5वां न्यूमेरिकल है, जैसे उसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया। प्रोजेक्टाइल है, याद रखना, एट एन एंगल ऑफ 45। उसकी 3 चीजें फाइंड कर दो, टाइम, हाइट और रेंज। अब आपको अगर फॉर्मूलाज याद है तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, उसने आपको अननोन सारा डाटा दिया हो। टाइम का फॉर्मूला याद रखना, 2vi sin थीटा ओवर g, हाइट vi स्क्वायर, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2g,
और रेंज को इस तरह याद रखना कि वी आई स्केयर ओवर जी को पहले याद रखना, उसके बाद याद रखना साथ मल्टीप्लाई होता है साइन टू थीटा। प्रोजेक्टाइल में ये तीनों फॉर्मूलाज गिवन है, तो आपने ये तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। मुझे आप सिर्फ फिल वक्त इनके आंसर्स लिखवा दें, वेरीफाई आपने इनको खुद कर लेना। टाइम कितने सेकंड्स? 2.9 सेकंड्स। हाइट कितनी? 41 मीटर। और रेंज कितनी? 10.2 मीटर। तो बहुत आसान है, बस एक दो फॉर्मूला अप्लाई करना। रेंज 40.82 है और यहां पर हाइट मेरे ख्याल में 10.2 मीटर। तो ये तीन फॉर्मूलाज लगने हैं और ये सॉल्व बुक में तरतीब उलट लिखी हुई है, रेंज बाद में लिखी है, हाइट पहले लिखी। न्यूमेरिकल 2.6, एक मास गिवन है 20 ग्राम का, उसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, 0.02 केजी बन गया, लेकिन इसने इस्तेमाल कोई नहीं होना। ये बात ध्यान में रखना, इस्तेमाल किसने होना है? 50 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, 0.5 सेकंड का टाइम। अगर कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में सर अली से पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। टाइम ऑफ इंपैक्ट दिया हुआ, का इंपल्स फाइंड कर दो। इंपल्स में मास का रोल ही नहीं है, इंपल्स में फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स 50 है। टाइम 0.5 जो होता है ना, इसको कैलकुलेटर ना इस्तेमाल करना हो तो 1/2 भी कह सकते हैं। तो 50 जरा 1/2, आंसर कितना आ गया? 25। और इंपल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो दैट इज द आंसर ऑफ इंपल्स। बात समझ आ गई? फोर्स को टाइम से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये हो गया न्यूमेरिकल 2.6। 2.7 दोबारा यही चीज, 240 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, टाइम 0.25। मतलब मैं इस तरह करवा रहा हूं कि आपको डाटा समझ आए, बाकी स्टोरी तो न्यूमेरिकल के साथ आपने पढ़ के समझ लेनी है। कितनी फोर्स लग रही है? 240। टाइम ऑफ इंपैक्ट है 0.25। इसको भी कैलकुलेटर पे नहीं लेकर जाना, तो 0.25 1/4 को कहते हैं, पाइया जिसे कहते हैं, 1/4 जिसे कहते हैं। तो सोल्यूशन है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम इंपल्स ही होता है, और इंपल्स किसके बराबर होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो 240 जरा 1/4, 4 6 24। तो बुक पे देखो 60 न्यूटन सेकंड आंसर है। इसी न्यूमेरिकल में एक बात और पूछी है कि ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों याद रखो, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है। यही बात, यही जुमला आपने साथ ऐड कर देना है कि मोमेंटम विल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गॉट इट? 8वां न्यूमेरिकल बहुत मजे का न्यूमेरिकल है। ये जो जंगी जहाज जब किसी बुलंदी से बॉम्ब ड्रॉप करते हैं ना, तो बेसिकली वो तो ट्रेवल में होते हैं, और उन्हें ट्रेवल करते करते बॉम्ब को गिराना भी हो तो बम जहाज की स्पीड लेके बाहर निकलेगा, बम जहाज की स्पीड लेके बाहर निकलेगा। न्यूमेरिकल है कि एक बॉम्बर त्यारा 8 किलोमीटर की ऊंचाई से, यानी 8000 मीटर की ऊंचाई से एक बॉम्ब ड्रॉप करता है, जो निकलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलता है 200 मीटर पर सेकंड से। अब बुक पे बताया नहीं हुआ कि ये VIX है, बट अंडरस्टैंडिंग यही है कि जब वो बॉम्ब से निकलेगा तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन। अब फाइंड करना है कि वो कितनी दूर जाके गिरा है, एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है। थोड़ा डायग्राम याद हो तो ये डायग्राम थी, ये डिस्टेंस पूछा है उसने। इस डिस्टेंस को मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू VIX इंटू टाइम। VIX तो गिवन है 200। मैंने इस टॉपिक में एक बात बताई थी कि ऐसे सवालों में हाइट का मकसद हाइट बताना नहीं होता, टाइम मालूम करना होता है, क्योंकि टाइम मिसिंग है। यहाँ पर मैंने टाइम का यहाँ पे इंफॉर्मेशन छोड़ा हुआ। टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। 2 लिखा, हाइट कितनी? 8000 मीटर, डिवाइडेड बाय 9.8। यहां पर आपने निकाल लेना है क्या? टाइम। जो टाइम यहां पर निकलेगा 40 पॉइंट कुछ सेकंड्स निकलेगा। कितना है? 40.4 सेकंड। चले जी, 40.4 सेकंड। ये टाइम आपने ले जाके इस जगह पे रिप्लेस करना है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर पे 80-80 या 80-81 के राउंड अबाउट आंसर आएगा। 80-80 ये आंसर याद रखना। इसी को आप पॉइंट में एडजस्ट कर दें तो 8.08 किलोमीटर ये एग्जैक्ट आंसर बन रहा है बुक वाला। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू VIX इंटू टाइम। कहां फंसना है? टाइम में। टाइम से किसने निकालना है? √2h/g में। क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है। 2.9 का न्यूमेरिकल क्या है? जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, आपको याद हो कि हमने एक बात सीखी थी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है ना, ये जितनी 30 डिग्री पे आती है उतनी ही 60 डिग्री पे भी आती है। जितनी 30 डिग्री पे आती है उतनी ही। एक और आसान इम्पैक्ट बताता हूं। हर वो दो एंगल्स जिनको जमा करने से 90 बनता हो, 60 और 30 को जमा करने से क्या बनता है? 40 और 50 90। इसी तरह कोई भी दो एंगल्स, वो 25 और 65 ही क्यों नहीं, ऑल दोज एंगल्स जिनको जमा करने से
सम 90 बनता होगा, उन पे रेंज हमेशा बराबर होगी। दो बराबर चीजों को आपस में तकसीम करें तो जवाब क्या आता है? 1। दो बराबर चीजों को आपस में तकसीम करें तो जवाब क्या आता है? अब उसने हमें कहा है कि एक अदद रेंज है जो आप निकालते हैं एंगल थीटा पे, मान लो 30 डिग्री पे। तो आप बताएं कि एक अदद रेंज थीटा डैश पर, थीटा डैश मान लो 60 है, तो बच्चों 60 को लिखने का तरीका 90 माइनस 30 भी तो हो सकता है। बहुत से बात सुनिए, 60 को लिखने का तरीका 90 माइनस 30 भी तो हो सकता है। तो उसने कहा कि थीटा डैश पर जो रेंज आएगी और थीटा पर जो रेंज होगी, ये दोनों रेंजेस की रेशो 1 होनी चाहिए। अब इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, जो डायरेक्ट याद रखनी है, सॉल्व नहीं करना उसको। अक्सर की बुक में सॉल्व भी किया हो तो उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। साइन 180 में से अगर कोई एंगल 5 माइनस हो रहा हो तो आपने 180 को और माइनस को उड़ा देना है इसका पूरा फॉर्मूला। फिलहाल न्यूमेरिकल में इतना फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। 180 को और माइनस को उड़ा देना, जो साथ फाई लिखा हुआ है इसको सिर्फ इस्तेमाल करना है आगे साइन के साथ। यानी आपने साइन 180 माइनस फाइव की जगह सिर्फ क्या लिख देना, साइन। अब इधर गौर से देखना, थीटा डैश पे रेंज आर डैश, वही फॉर्मूला है वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2, मगर थीटा डैश। गौर से देखते जाओ, थीटा डैश की जगह मैंने रिप्लेस किया है 90 माइनस थीटा, बाहर 2 मल्टीप्लाई हो, 2 इंटू 90 180, 2 इंटू थीटा माइनस 2 थीटा हो गया। अब साइन 180 माइनस 2 थीटा हो या साइन 180 माइनस 5 हो, आइडेंटिटी क्या है? साइन 180 माइनस 5 अगर साइन 5 है तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज सिंपली साइन 2 थीटा। बात समझ आ गई? दोनों फॉर्मूलाज 1 और 2 इक्वेशन वाले बिल्कुल एक ही जैसे नहीं बनते। एक 30 डिग्री पे चलाया था, एक 60 डिग्री पे चलाया था, लेकिन एंड पे दोनों फॉर्मूलाज क्या निकले? सेम। अब अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर भी देंगे तो जवाब क्या आएगा? आप अपनी आसानी के लिए लिख लें कि रेंज एट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू रेंज एट 60 डिग्री। आपको फिर भी यकीन ना है, आप कैलकुलेटर निकालें, मेरी तरफ से एक स्पीड नोट कर लें 10 मीटर पर सेकंड। आप इस स्पीड के ऊपर एक मरतबा रेंज निकालें 30 डिग्री पे, कैलकुलेटर पे ही एक मरतबा रेंज निकालें 60 डिग्री पे, बट आपके दोनों आंसर सेम आएंगे। दोनों आंसर्स सेम आएंगे, जो 30 डिग्री पे आएगा वही 60 डिग्री पे आएगा। बात समझ आ गई? इसी चीज को मैथमेटिकली प्रूव करने का नाम है रेंज एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल बी सेम। इसी बात को लिखा जाए तो रेंज एट 30 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट 90 माइनस 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस 30 ने बनना क्या है? 60 डिग्री। थोड़ी बहुत समझ आ गई? तो ये आइडेंटिटी है, इसको आप प्रूव करते हुए यहां पर आके भी इसका हवाला दे सकते हैं कि भाई हमें पता है मैथमेटिक्स में साइन 180 माइनस 25 जो है वो साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई यहां तक? तो यहां तक हो गया आपके न्यूमेरिकल 2.9। इससे आगे वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के और इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं। इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं भला? जिसमें बिफोर और आफ्टर काइनेटिक बराबर और इलास्टिक में बराबर होती। अब देखो, 10वां न्यूमेरिकल है कि एक ट्रॉली है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg और वो चल रही है, ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। ये एक और अपने जैसे मास 1 kg के मास से टकराती है, लेकिन वो वाला मास शुरू में एट रेस्ट है। अब यहां पे आके एक वक्फा है और न्यूमेरिकल बुक पे देखें तो आगे 2 ऑप्शंस बनी हुई, नंबर 1 और नंबर 2। यहां मैं नंबर 1 सॉल्व करूंगा, यहां नंबर 2। नंबर 1 पे वो कहता है कि अगर पहली गेंद दूसरी गेंद को टक्कर मारने के बाद खुद रुक गई है और दूसरी गेंद चल पड़ी है, खुद रुक गई है मतलब उसकी फाइनल क्या होगी, और दूसरी चल पड़ी है उसी रफ्तार से, तो v2 डैश 1 मीटर पर सेकंड। तो कहता है साबित करो कि ये कोलिजन इलास्टिक है, ये कोलिजन इलास्टिक। दूसरे पॉइंट में कहता है कि अगर पहली गेंद दूसरी गेंद को हिट करने के बाद उसी को साथ घसीटते हुए लेकर चली गई है, मतलब दे आर स्टिक टुगेदर, आपस में जुड़ गई हैं, और जुड़ने की वजह से उनकी स्पीड फाइनल जो है वो 1 मीटर पर सेकंड नहीं रही बल्कि कम होकर कितनी होगी, 0.5। तो साबित करो कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो बच्चों हमारे पास साबित करने का एक ही तरीका है, हम यहाँ पे पहले इनिशियल काइनेटिक निकाल लें और फिर यहाँ पे एक फाइनल काइनेटिक निकाल लें। अगर दोनों बराबर निकल आई तो कोलिजन इलास्टिक है। फिर हम यही काम यहाँ पे कर लें कि इनिशियल, और फिर यही काम यहाँ पे कर लें कि फाइनल। अगर ये दोनों बराबर ना निकली तो कोलिजन इनइलास्टिक है। और बहुत आसान तरीका है,
इनिशियल का मतलब है 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर जमा 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लंबी जरूर है, पर इनका डर खौफ ही खत्म करना है हमने बुनियादी तौर पे। 1/2 मास 1 है, वेलोसिटी 1 है, चूंकि v2 0 है लिहाजा आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 ही बचेगा, 0.5 जाउल इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई? v2 0 है तो आंसर 0.5 जाउल हो जाएगा। यहां पे v1 डैश क्या हो चुका है, क्योंकि यहां पे ये 0 है लिहाजा इसको छोड़े, इस पे आ जाए 1/2 मास 2 1 kg और v2 भी 1 है। आपके पास यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही, बराबर आ रही। Hence this part of the collision is elastic collision। गल समझ आ गई? इधर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर, और आसान रटा, यही सेम फॉर्मूला लिखा हुआ तो 2 दफा इनिशियल में सेम आना है। फाइनल में क्या लिखोगे 1/2। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, दोनों गेंदें आपस में जुड़ गई हैं, स्टिक टुगेदर में दोनों के मासेस को जमा कर दिया जाता है और ये एक ही कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं। 1/2 और फिर वो ये v2 क्या था, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख के आपके पास 0.5 जाउल्स आंसर आएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। 1/2 m1 प्लस m2 कितना हो गया, vc कितना है 0.5, 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो, उसका स्क्वायर लिख लो, ये 2 से 2 ये 1/4 बन जाएगा। 1/4 में पहले भी बता के हूं 0.25 होगा। भाई इनिशियल काइनेटिक कितनी, फाइनल कितनी, इलास्टिक है, कौन सी एनर्जी हो गई, कौन सी कोलिजन होगी, इन इलास्टिक कोलिजन। बात समझ रही है? यहां तक 11वां न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल है। एक रेलवे ट्रॉली है, रेलवे ट्रॉली, रेल की पटरियों पर चलने वाली छोटी छोटी ट्रॉलीज होती, उसका मास है 4 × 10 की ताकत 4 kg यानी 40,000 किलो। ट्रेवल कर रही है वो ट्रॉली 3 मीटर पर सेकंड से, टक्कर मारती है एक और ट्रॉली को जिसका वजन है 20,000 किलो, 2 × 10 की ताकत 4। वो ट्रॉली थी रेस्ट पे, कहते जब पहली ने दूसरी को टक्कर मारी तो टक्कर मार के अपने साथ ही लेके जा रही, वो दोबारा वही हिस्सा बन गया, क्या बन गया, स्टिक टुगेदर। इन इलास्टिक तक वो गया ही नहीं, उसने बस ये पूछा है इनकी कॉमन वेलोसिटी बता दे, क्या बता दे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है बस। m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू, दोनों स्टिक टुगेदर है, जुड़ गई है, तो m1 प्लस and moving with the common velocity, moving with the common velocity, तो v common m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2। m1 4 × 10 की ताकत 4, वेलोसिटी कितनी है 3, प्लस इसको लिखने की जरूरत है, मल्टीप्लाई होकर इसमें क्या हो जाना है 0 हो जाना है, यहां तक बहुत है। m1 प्लस m2, 4 और 2 ये टोटल कितना हो जाएगा 6 × 10 की ताकत 4। भाई 10 की ताकत 4 से 10 की ताकत 4 क्या हो गया, कैंसिल, 4 3 12, 12 तकसीम 2, 12 तकसीम 6, 2 मीटर पर सेकंड। देखो यही आंसर है। थोड़ा सा अगर इंडल्ज हो गए न्यूमेरिकल में तो मोस्ट प्रोबेबली बाजू का कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आंसर इसी तरह इजीली डिराइव हो जाते हैं। समझ आ गया? कौन सी वेलोसिटी निकालनी थी? और आज का आखिरी न्यूमेरिकल इन इलास्टिक कोलिजन का न्यूमेरिकल है। एंड पे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी का लॉस। कैसे फाइंड होना है? पहले फाइंड करनी है इनिशियल, फिर फाइनल, फिर दोनों का डिफरेंस। एक गाड़ी 575 किलो की गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती हुई आ रही है और कोई अंधा उसे चला रहा है। क्यों कहा मैंने अंधा उसे चला रहा है? वो कहता है ये पीछे से आने वाली गाड़ी आगे खड़ी हुई गाड़ी को पीछे से टक्कर मार देती है, जिसको टक्कर मारती है उसका मास 1575 किलो है और वो चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से। दरम्यान में गालियों की टू टू जब खत्म हो जाती है तो वो कहता है कि बताओ अब ये जब दोनों घसीटती हुई चलेंगी तो वी कॉमन, कॉमन वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का लॉस। कॉमन कैसे निकालना है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के, कोई फॉर्मूला, सारा सेम फॉर्मूला। कॉमन वेलोसिटी m1 v1 m2 v2 m1 प्लस, उतनी आसानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें v2 0 था, इसलिए इक्वेशन का वो हिस्सा क्या हो गया 0। अब क्या मुश्किल है? m1 भी है, v1 भी है, m2 भी है, v2 भी है, ये सारा कुछ कर करा के आप में से कोई बच्चा कैलकुलेट करके या देख के मुझे बता दें वी कॉमन कितना निकला हो। 7.67 मीटर पर सेकंड। मुझे ये कंफर्म कर दें, कैलकुलेशन कर लेंगे ना,
आपने तो नहीं करनी है, आपने तो पुट करनी है, करनी तो कैलकुलेटर ने, लेकिन कैलकुलेटर में ठीक ठीक पुट करनी है आप लोगों ने। 7 पॉइंट, ये कौन सी वेलोसिटी आ गई? कॉमन। अब इनिशियल और फाइनल कैसे मालूम करनी? इनिशियल काइनेटिक है 1/2m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 स्क्वायर, और फाइनल के लिए कॉमन वाला फॉर्मूला यूज करना, 1/2m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन। तो यहां पर 1/2m1 575, v1 15 उसका भी स्क्वायर, 1/2 15 75 और 5 और उसका भी स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके मुझे जरा डिजिट लिखवा दें, इनिशियल काइनेटिक का कितना आता है? 84375 जॉल्स। सेकेंड 1/2m1 575, m2 1575, कॉमन वेलोसिटी कितनी आई? 7.67 और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ये डिजिट कितना आ रहा है? 632338.775। ये क्या आ गया? अब इनिशियल 84,000 के लगभग है, फाइनल 63,000 के लगभग है। इनिशियल और काइनेटिक और फाइनल, इनिशियल काइनेटिक और फाइनल काइनेटिक बराबर नहीं है, लिहाजा दोनों का डिफरेंस ले लो। 84,375 में से 63,238 को माइनस करके यहाँ पे आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या आ रहा है? 21136.2 जॉल्स। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या है? लॉस है।